हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नेट एजुकेशन में। मैं शशि सोनी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। देखिए, हमारी यूनिट 4 पूरी हो चुकी है, तो उसके हमने कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों को करवाए थे, जो कि मैंने आपको डीयू रिकॉर्डर की सहायता से वो वीडियो बनाया था, क्योंकि उसके टीचर एजुकेशन के क्वेश्चंस इतने सारे थे कि ये पॉसिबल नहीं था कि मैं यहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चन लिखूँ और उसका आंसर दूँ। ठीक है, तो मैंने उस तरीके से बनाया था वीडियो, लेकिन उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है कि कुछ क्वेश्चंस तो वहाँ पे साफ दिख रहे हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस की जो विजुअलिटी है वो क्लियर नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, उसके लिए मैं सॉरी बोलूँगी आप लोगों से, क्योंकि अब ये तो दोबारा पॉसिबल नहीं है कि मैं इतना बड़ा वीडियो आपको दोबारा से फिर रिकॉर्ड करूँ। तो अब तो जो हो गया उसको आप मैनेज करिए, क्योंकि भले उसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं वॉइस से सारा क्वेश्चन बोल रही हूँ, तो आप उसको सुन के उस क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, और उसका आंसर भी पढ़ सकते हैं। तो अब जो हो गया वो मेरी मिस्टेक रही है, मुझसे गलती हुई है, इसलिए मैं आप सभी लोगों से सॉरी बोलती हूँ। लेकिन आगे से इस तरीके से नहीं होगा, आगे से मैं इस चीज़ का ध्यान दूँगी। मैंने फर्स्ट टाइम वो वीडियो बनाया था इस तरीके से डीयू रिकॉर्डर से, इसलिए मुझे थोड़ा जानकारी भी कम थी, और मुझे लगा कि उसके जो क्वेश्चंस हैं वो इतने सारे हैं कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि मैं एक एक क्वेश्चंस लिखूँ। और यदि मैं एक एक क्वेश्चंस लिख के करवाती तो सोचिए कितना बड़ा वीडियो बनता है। जब वो मैंने उसकी सहायता से फ़ोन की स्क्रीन की सहायता से वो वीडियो बनाया है, तब उसमें मुझे 3.25 घंटे का टाइम लग गया। ठीक है, तो आगे से मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगी। और हमारी यूनिट 4 कंप्लीट हो चुकी है। देखिए फ्रेंड्स, जो लोग बोल रहे हैं मैडम यूनिट 3 क्लियर करवाइए, तो मैम देखिए, मैंने तो बोला नहीं था कि मैं 3rd यूनिट नहीं करवाऊंगी, मैं तो सीक्वेंस से ही चल रही थी। आप लोग के कहने पर ही मैंने 3rd यूनिट को छोड़ा है और 4th यूनिट करवाई है। ठीक है, तो अब मैं सीरियल से ही चलूँगी, क्योंकि यदि मैं 4th के बाद फिर 3rd करवाऊँगी तो फिर जो कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको कन्फ्यूज़न होने लगती है। ठीक है, तो अब आप लोग सीक्वेंस से चलिए। इसके बाद यदि आपको ये यूनिट हो जाने दीजिए, इसके बाद आपको टाइम मिलेगा, मैं आपकी 3rd यूनिट भी करवा दूंगी। मैं मना तो कर नहीं रही हूँ, लेकिन यदि अब मैं 3rd यूनिट करवाऊंगी तो आपका सीक्वेंस बिगड़ जाएगा, जो कि कुछ स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को यही नहीं पता है कि हमारे जो यूनिट में, जो हमारे सिलेबस में सीरियल से क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो वो सीरियल चाहते हैं, कुछ स्टूडेंट चाहते हैं कि मैडम आप सीरियल से पढ़ाइए, जिससे हमको पता लग सके कि हमको अब क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इसलिए अब मैं सभी लोगों से बोलूँगी कि अब मैं 3rd यूनिट अभी नहीं करवाऊँगी, मैं 5 करवाऊँगी, इसके बाद 6 करवाऊँगी, इसके बाद अपनी 10 यूनिट कंप्लीट करने के बाद ही हम आपकी 3rd यूनिट करवाएंगे। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं आपके यूनिट 5 के बारे में। यूनिट 5 का पार्ट ए। ठीक है, आज हम यूनिट 5 शुरू कर रहे हैं। इसमें हम लोग को पढ़ना है पाठ्यचर्या। ठीक है, पाठ्यचर्या क्या होती है, इसमें पढ़ना है हम लोग को पाठ्यचर्या की संकल्पना तथा सिद्धांत, पाठ्यचर्या की विकास की कार्य नीति। ठीक है, तो पाठ्यचर्या क्या होता है, आप इसके बाद इंग्लिश में इसको बोलेंगे कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम। ठीक है, स्ट्रेटजीज ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम। ठीक है, तो करिकुलम क्या होता है, पाठ्यचर्या क्या होती है। ठीक है, पहले तो हम यहाँ पे आपके 2 वर्ड यहाँ पे लिख देते हैं, एक होता है पाठ्यक्रम और एक होता है पाठ्यचर्या। तो बहुत स्टूडेंट्स को इनमें प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं इस चीज़ को क्लियर करना चाहूँगी, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या क्या होती है। इनमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम क्या होता है। ठीक है, जो पाठ्यक्रम होता है, ठीक है, ये जो पाठ्यक्रम होता है ये अंश होता है। ठीक है, और ये पाठ्यचर्या क्या होती है, ये समग्र होती है, व्यापक होती है। जो पाठ्यक्रम है ये पाठ्यचर्या का ही अंश है। ठीक है, पाठ्यक्रम को हम पाठ्यचर्या से अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पाठ्यक्रम में क्या होती है, हमारा विषय वस्तु हो गया। ठीक है, पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि पाठ्यक्रम में क्या होता है हमारा। ठीक है, मान लीजिए पाठ्यक्रम में क्या हो गया, विषय हो गया, विषय वस्तु हो गया। ठीक है, सिलेबस जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद क्लास में हम जो चीज़ें पढ़ते हैं उसके अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है, विषय वस्तु हो गया, जो कक्षा में हम जो चीज़ों को पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो टीचर और स्टूडेंट के बीच, ठीक है, टीचर और स्टूडेंट के बीच क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसको जैसे हम बोलते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी चीज़ को एक हमको टाइमिंग मिलती है कि हमने क्या कि मतलब कि जो हमारा कंटेंट है, ठीक है, कंटेंट है, इसको सिलेबस बोल देंगे। ठीक है, जो टीचिंग मटेरियल है,
ये जो आपकी पाठ्यक्रम क्या होता है, प्रिंटेड मटेरियल होता है, प्रिंटेड मटेरियल होता है जो हमको सिलेबस मिलता है, जो आपके पास एजुकेशन का नेट का सिलेबस होगा प्रिंटेड, जो आपकी कॉपी होगी आपके पास प्रिंट के रूप में होगा, ठीक है। तकनीकी रूप से कह सकते हैं उसको कि प्रिंटेड मटेरियल जो होता है उसको हम कहते हैं सिलेबस, ठीक है। इसकी एक टाइमिंग होती है, टीचर और स्टूडेंट्स के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं जिसको, कि जिसमें क्या होता है कि हमको टाइमिंग दी जाती है कि हमको इतने टाइम में इस सिलेबस को पूरा करना है। जैसे कि आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट है कि हमको एग्ज़ाम के पहले अपना जो प्रिंटेड मटेरियल है, ठीक है, जो आपके पास प्रिंटेड सिलेबस है उसको आपको एग्ज़ाम के पहले पूरा करना है। तो क्लास में जो टीचर और स्टूडेंट्स के बीच क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट होता है कि क्या कहते हैं कि उसमें जो हमारा प्रिंटेड मटेरियल है, जो सिलेबस है, जो पाठ्य वस्तु है, उसका क्या एक सीरियल होता है, क्रम होता है, ठीक है। जैसे एक के बाद दो, एक के बाद इसके बाद तीन, इसके बाद चार। जो पाठ्य वस्तु का होता है, जो विषय वस्तु का होता है, इसका एक सीक्वेंस होता है। आपका जो पाठ्यक्रम है उसमें आपको पता होगा कि आपको फर्स्ट नंबर पे क्या पढ़ना है, इसके बाद सेकंड नंबर पे क्या पढ़ना है, थर्ड नंबर पे क्या पढ़ना है। इसके भी आपके पार्ट दिए हुए हैं, ठीक है, A B C D, ठीक है। इसके बाद ए पार्ट में भी आपका सीक्वेंस दिया है कि आपको ये पढ़ना है, इसके बाद ये पढ़ना है, इसके बाद ये पढ़ना है। तो जो पाठ्यक्रम होता है वो एक सीरियल से होता है, उसमें क्रम होता है, सीक्वेंस होता है, ठीक है। लेकिन इस सब का, ठीक है, इस सब को जोड़ने के बाद जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, इसके मतलब कि हम इसमें कह सकते हैं कि जो हमारी विषय वस्तु है प्लस पाठ्य सहगामी क्रियाएं, ठीक है। जब इसमें जो ये हमारी विषय वस्तु है, पाठ्य वस्तु है, कंटेंट है, जो हमारा टीचर और स्टूडेंट्स के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट लिया गया है कि हमको एक साल के भीतर, मान लीजिए युग आपकी क्लास होती है, 1 क्लास होती है, सेकंड क्लास होती है, अब उसमें आपको 1 साल का टाइम होता है। उसमें कुछ किताबें होती हैं, जो आपके पास सिलेबस होता है, कुछ बुक्स होती हैं, उन बुक्स को आपको 1 साल के अंदर पढ़ना होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकते आप। ऐसा नहीं है कि एक फर्स्ट क्लास को आप 2-3 साल में पढ़ ही लेंगे, ऐसा नहीं। एक टाइम होता है और एक क्रम होता है कि आपको पहले एक लेसन पढ़ना है, इसके बाद सेकंड पढ़ना है, इसके बाद थर्ड पढ़ना है। इसमें एक सीक्वेंस होता है, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, ठीक है, इसके अंदर प्लस जब हम पाठ्य सहगामी क्रियाओं को जोड़ देंगे, ठीक है, उस पाठ्यक्रम को करवाने के लिए, ठीक है, उस पाठ्यक्रम को, जैसे मान लीजिए जब हम स्टूडेंट्स, जब हम क्लास में स्कूल में कभी पढ़े होते हैं, ठीक है, तो उसमें हमको क्या देखते हैं कि हम स्कूल में जाते हैं, इसके बाद बेल बजती है, हमको प्रार्थना करनी होती है, इसके बाद एक टाइमिंग होती है, एक सीरियल से हमारी क्लासें चलती हैं, एक टाइम की एक समय सारणी होती है कि एक पहले हमारा फर्स्ट पीरियड होगा, फिर सेकंड पीरियड होगा, थर्ड पीरियड होगा, इसके बाद लंच होगा, फिर इसके बाद इतने पीरियड्स होंगे, फिर हमको कुछ पीटी कराई जाएगी, ठीक है। मान लीजिए कुछ शैक्षिक आयोजन होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, ठीक है, या हमारी पीटी वगैरह होती है, जो एनसीसी के जो कैंप लगाए जाते हैं, जो एनसीसी का सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो ये हमारे सबके सिलेबस के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम, ठीक है, पाठ्यचर्या के अंतर्गत आ जाएंगे। करिकुलम इसको क्या कहेंगे, जो हमारी इसके साथ जो स्टूडेंट्स की अनुभव क्रियाएं आती हैं, ठीक है, जो उनके कार्यक्रम आते हैं जिनमें वो भाग लेते हैं। तो इसमें जैसे हम सीधा से कहते हैं कि जो आपका लेसन है, जो आपका पाठ है, जिसको आपको 1 साल के अंदर पूरा करना है, जो आपका जो आप यूजीसी नेट का जो आपका सिलेबस है, जो प्रिंटेड मटेरियल है, ठीक है, जो आपके पास हार्ड कॉपी है, जो आपके पास प्रिंटेड मटेरियल है, कागज़ में लिखा हुआ है 1 2 3 4 कि आपको क्या क्या पढ़ना है, ये क्या है, पाठ्यक्रम है, ये आपका सिलेबस है। लेकिन इसके साथ साथ, ठीक है, जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, आप टाइम मैनेज कर रहे हैं, इसके साथ साथ जैसे आप मान लीजिए कहीं जो आयोजन हो रहे हैं, सेमिनार होती हैं, आप पीएचडी करते हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ आपके पास प्रिंटेड मटेरियल होता है, उसको तो आप पढ़ते ही हैं, प्लस सेमिनार में भाग लेते हैं, जो संगोष्ठियाँ होती हैं उनका आयोजन में भाग लेते हैं, और भी प्लस हमारे जो कार्यानुभव होते हैं, जो हम क्रियाओं के माध्यम से, ठीक है, जो शिक्षा से रिलेटेड जो भी हम कार्य करते हैं वो हमारे किस में आते हैं, करिकुलम, पाठ्यचर्या में आती हैं। तो जो पाठ्यक्रम के अंतर्गत, सिलेबस के अंतर्गत क्या होता है, एक कक्षा के, एक विद्यालय के अंदर की क्रियाएं होती हैं, ठीक है। एक कक्षा के अंदर, ये क्या है, ये कक्षा है, एक कक्षा के अंदर, नहीं सॉरी ये नहीं, ये कक्षा है, एक कक्षा के अंदर की जो सारी क्रियाएं हैं, जो बालक विद्यालय, कक्षा एवं विद्यालय, ठीक है, विद्यालय के अंदर की सारी क्रियाएं क्या होती हैं, आपकी सिलेबस होती हैं, पाठ्यक्रम होती हैं। लेकिन कक्षा से बाहर भी, विद्यालय से बाहर भी अब जो शैक्षिक क्रियाओं को करते हैं,
ठीक है, जो क्रियाओं को करते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, ठीक है, वो भी आपके एजुकेशन से रिलेटेड है। जो आपके सेमिनार हो रहे हैं, जो संगोष्ठियाँ हो रही हैं, कार्य सम्मेलन हो रहे हैं, मान लीजिए किसी काम को आप कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो वो सारे अनुभव जो हमको टीचिंग से रिलेटेड मिलते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो हमारे करिकुलम होते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि एक समय सारणी बनाई जाती है स्कूल को चलाने के लिए, ये क्या करिकुलम में आएगी, ठीक है। ये क्या एक टाइमिंग होती है कि इसके बाद ये पीरियड चलेगा, प्रार्थना की जाती है, ये किसमें, करिकुलम में। मतलब कि शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम जिन क्रियाओं को करते हैं उनको क्या कहते हैं, पाठ्यचर्या या करिकुलम कहते हैं। तो कोई ये दोनों चीज़ समझ में आ गई होगी। आपका पाठ्य वस्तु क्या होता है, सिलेबस क्या होता है और करिकुलम क्या होता है, ठीक है। पाठ्य वस्तु क्या होता है, पाठ्य वस्तु अंश है करिकुलम का, ठीक है, एक छोटा सा भाग है करिकुलम का। पाठ्यचर्या का जो विषय वस्तु है, जो आपका सिलेबस है, एक छोटा सा भाग है करिकुलम का, मान लीजिए पाठ्यक्रम का, ठीक है, करिकुलम का, पाठ्यचर्या का। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। जब हम इसमें जो विषय वस्तु होता है, जो हमारा कंटेंट होता है, जिसको हम सीरियल से पढ़ते हैं, विषय वस्तु में क्या हमारा क्रम होता है, ठीक है, क्रम होता है, सीक्वेंस होता है, ये प्रिंटेड मटेरियल होता है। इसमें हम क्या कहते हैं कि इसमें जब हम अपनी जो पाठ्यक्रम क्रियाएँ होती हैं, जो हम कार्य कर रहे हैं सीखने के लिए, जब उनको जोड़ देते हैं तो ये दोनों मिलकर बनाती हैं करिकुलम, ठीक है, ये दोनों मिलकर करिकुलम बनाती हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसलिए हमने आपको ये चीज़ समझाई क्योंकि अब आपको करिकुलम से रिलेटेड ही सब कुछ पढ़ना है, पाठ्यक्रम से रिलेटेड ही पढ़ना है। वैसे हम कहेंगे पाठ्यक्रम में क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन हमको थोड़ा सा समझना है कि पाठ्यक्रम कैसे बनाते हैं, क्यों ज़रूरी होता है पाठ्यक्रम बनाना, ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पे पाठ्यक्रम ही पढ़ना है। इस पूरी यूनिट में हमको सिलेबस से रिलेटेड ही चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि जो आपका सिलेबस होता है वो क्या होता है, या आपकी प्रिंटेड मटेरियल होता है, जो कि पॉलिसी मेकर के द्वारा तैयार किया जाता है। मतलब पॉलिसी मेकर से मतलब है आपका कि जो सिलेबस बनाने की योग्यता रखता हो। मान लीजिए आपका जो NCERT है, UGC सिलेबस बनाते हैं, इनको मतलब सिलेबस बनाने का काम किसका है, आपका जो पाठ्यक्रम कौन बनाएगा, NCERT बनाता है, ठीक है, या UGC बनाता है। तो इनके द्वारा जो पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है, ठीक है, और इसके लिए एक टाइम होता है जिसको आपको टाइम में पूरा करना होता है। यानी कि टीचर और स्टूडेंट्स के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको एक टाइम के अंदर आपको पूरा करना होता है, और ये सीक्वेंस से होता है, ये क्रम से होता है, ठीक है। जो इसमें विषय वस्तु होता है, जो पाठ्यक्रम होता है, या जो आपका सिलेबस होता है, ये क्रम में होता है, एक टाइम के अंदर पूरा करना होता है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी और पाठ्यचर्या भी समझ में आ गई होगी। जो स्टूडेंट्स के अनुभव होते हैं, जो क्रियाएं होती हैं जिनमें वो भाग लेता है अपना किसके, एजुकेशन, जो टीचिंग के माध्यम से, ठीक है, जो टीचिंग लर्निंग होती हैं, जो टीचिंग एक्सपीरियंस होते हैं स्टूडेंट्स के, ये क्या होते हैं, ये करिकुलम में आ जाते हैं, ठीक है। जिन नियमों को फॉलो करता है, ठीक है, पढ़ाई करते समय हम जिन कार्यों को करते हैं, जिन अनुभव को प्राप्त करते हैं। मान लीजिए हमने जो पढ़ाई की, पाठ्यक्रम के अंत में हमको क्या एक डिग्री मिल जाती है कि हमने 1 क्लास पास कर लिया, लेकिन जो अनुभव होते हैं एक क्लास को पढ़ते समय हमने किन किन चीज़ों को किया, किन किन कार्यों को किया, कौन से हमको लर्निंग एक्सपीरियंस मिले, क्या हमको अनुभव मिले और क्या हमको टीचिंग हुई, ठीक है, वो तो एक डिग्री के रूप में हो गई। जो हमारी स्किल्स डेवलप होती हैं, जो हमको कौशल प्राप्त होते हैं, इनको हम कहते हैं करिकुलम, ठीक है। जो भी टीचिंग से रिलेटेड और जो कार्य होते हैं जो हम कक्षा के दौरान पूरा करते हैं, पाठ्यक्रम के दौरान उनको पूरा करते हैं, तो उसको कहते हैं करिकुलम, ठीक है। ये दोनों वर्ड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने इसलिए इनको बता दिया क्योंकि बहुत स्टूडेंट इनमें कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो आपकी यूनिट 5 में पार्ट ए में पहला दिया हुआ है पाठ्यचर्या की संकल्पना तथा सिद्धांत, ठीक है। पाठ्यचर्या की संकल्पना तथा सिद्धांत, ठीक है। इसको द कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम, ठीक है, कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम, ठीक है। तो पाठ्यचर्या की संकल्पना तथा सिद्धांत, तो पाठ्यचर्या आपको हम बता चुके हैं क्या होते हैं। तो पाठ्यचर्या क्या होता है आपको हम ये सब चीज़ें बता चुके हैं, लेकिन पाठ्यचर्या की संकल्पना पढ़ना है यहाँ पे और हमको सिद्धांत पढ़ना है, ठीक है। सिद्धांत कौन कौन से हैं, ठीक है। यदि हिंदी में बात करें तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, पाठ्य प्लस चर्या, ठीक है। तो पाठ्य का आपका क्या मतलब है, पाठ्य का मतलब है आपका पढ़ने योग या सीखने योग,
या पढ़ाने योग्य, ठीक है, इसको बोल सकते हैं, या पढ़ाने योग्य। ठीक है, पढ़ने योग्य या सीखने योग्य या पढ़ाने योग्य। तथा चर्या का मतलब है आपका नियम पूर्वक अनुसरण। ठीक है, तो जो पाठ्य का मतलब है आपका पढ़ने योग्य, सीखने योग्य या पढ़ाने योग्य। ठीक है, जो चीज़ें, जो विषय वस्तु पढ़ने योग्य है, जो सीखने योग्य है या पढ़ाने योग्य है। ठीक है, चर्या का मतलब है नियम पूर्वक अनुसरण करना। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो विषय वस्तु पढ़ने योग्य है, पढ़ाने योग्य है, जो विषय वस्तु, जो क्रियाएं, उनका नियम पूर्वक अनुसरण करना, एक नियम के, क्योंकि जो हमारी पाठ्यचर्या होती है, जो करिकुलम होती है, जो स्कूल का माहौल होता है, उसमें नियम होता है कि हमको नियमों के साथ वो चीज़ों को फॉलो करना होता है। तो यहाँ पे हिंदी में यदि इसका मतलब देखेंगे तो कहेंगे जो पढ़ने योग्य विषय वस्तु है या जो क्रियाएं हैं, उनका नियम पूर्वक फॉलो करना या नियम पूर्वक अनुसरण करना। ठीक है, इसके बाद अंग्रेजी में इसको करिकुलम कहते हैं। ठीक है, करिकुलम। ठीक है, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? करिकुलम कहते हैं। ये जो करिकुलम शब्द है आपका, करिकुलम शब्द का प्रयोग लैटिन भाषा से हुआ है। ठीक है, लैटिन भाषा के क्यूरे, क्यूरेरे। ठीक है, इसको कहेंगे क्यूरेरे, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूरेरे। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जी। ठीक है, जो आपका किससे करिकुलम जो शब्द है, ये लैटिन भाषा के, ये जो करिकुलम शब्द है ये तो इसका इंग्लिश ट्रांसफर है। ठीक है, जो इंग्लिश वर्जन है, लेकिन ये लैटिन भाषा के क्यूरेरे शब्द से बना हुआ है। क्यूरेरे शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब है रनवे। ठीक है, रनवे या दौड़ का मैदान। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? रनवे या दौड़ का मैदान। ठीक है, रनवे या दौड़ का मैदान। इसको दौड़ का मैदान कैसे कह सकते हैं कि मान लीजिए जैसे जो हमारी विषय वस्तु है, ठीक है, जो विषय वस्तु है इसको पूरा करके लिए, मान लीजिए हम फर्स्ट क्लास में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट क्लास का जो सिलेबस है उसको पूरा करने के लिए हम जो एक पूरी की पूरी एक साल लगाते हैं। ठीक है, तो ये दौड़ का मैदान है, इसलिए कि इसको पूरा करने के लिए अपने उद्देश्य, ये हमारा क्या है? उद्देश्य है, ये विषय वस्तु हमको पूरी करनी है एक साल के अंतर्गत फर्स्ट क्लास की। ठीक है, ये जो सिलेबस होता है ये आपको पता होगा, हर क्लास का, हर लेवल का अलग अलग होता है, किसी भी विषय का हो अलग अलग होता है, किसी भी लेवल पे हो अलग अलग होता है। ठीक है, लेकिन पाठ्यचर्या क्या होती है? पाठ्यचर्या तो उसी विषय के अंदर अपने उद्देश्य के अनुसार होती है ना। ठीक है, तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो विद्यार्थी इस दौड़ के मैदान पर, ठीक है, दौड़ता है अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए, अपने वांछित लक्ष्यों को पाने के लिए, अपनी शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। ठीक है, शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एवं वांछित लक्ष्यों को, जो हमारे लक्ष्य, जो हमारे उद्देश्य, उनको पाने के लिए विद्यार्थी क्या दौड़ता है। ठीक है, इसीलिए इसको दौड़ का मैदान कहा गया है कि अपने उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए, अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, वह अपने शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विद्यार्थी दौड़ता है, इसीलिए दौड़ का मैदान कहा गया। करिकुलम पाठ्यचर्या के लिए दौड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे दौड़ का मैदान किसको कहा गया? जो अपनी पाठ्यचर्या, ठीक है, पाठ्यचर्या, इसको कहा गया है दौड़ का मैदान, क्योंकि अपनी पाठ्यचर्या पर चलते हुए, ठीक है, अपनी पाठ्यचर्या पर चलते हुए अपने उद्देश्यों को पूरा करता है, क्योंकि हमारे पास एक टाइम होता है। ठीक है, इसके बाद इसमें हम एक डेफिनेशन लिख देते हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं कि जो पाठ्यचर्या छात्रों के लिए एक दौड़ का रास्ता या दौड़ का मैदान होती है। ठीक है, जिसमें दौड़ के समान है, जो दौड़ के मैदान के समान है, क्या है? छात्रों के लिए पाठ्यचर्या। ठीक है, जो पाठ्यचर्या है छात्रों के लिए दौड़ के मैदान के समान है, जिस पर चलते हुए छात्र अपने वांछित शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करता है। ठीक है, इसमें आप एक डेफिनेशन लिखते हैं, रॉबर्ट यूलिच। ठीक है, रॉबर्ट यूलिच ने लिखा है कि शिक्षा के लक्ष्य तक, शिक्षा के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जिन अध्ययन परिस्थितियों में क्रमिक रेखा
क्रमिक रूपरेखा बनाई जाती है उसे पाठ्यचर्या कहते हैं। ठीक है, उसे पाठ्यचर्या कहते हैं। ठीक है, पाठ्यचर्या में शिक्षण के ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक तीनों पक्ष शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये रॉबर्ट ल्यूइस ने कहा है कि शिक्षा के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जिन अध्ययन परिस्थितियों में क्रमिक रूपरेखा बनाई जाती है, ठीक है, जिन अध्ययन परिस्थितियों में क्रमिक रूपरेखा बनाई जाती है उसे पाठ्यचर्या कहते हैं। लेकिन पाठ्यचर्या में शिक्षण के ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों पक्ष शामिल होते हैं। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई कि जो पाठ्यचर्या होती है वो अध्ययन परिस्थितियों के अनुसार क्रमिक रूपरेखा होती है। ठीक है, जो हम रूपरेखा बनाते हैं अध्ययन परिस्थितियों के अनुसार, जो भी हम काम करते हैं, जो अनुभव होते हैं, उनको क्या कहते हैं? पाठ्यचर्या कहते हैं। ठीक है, शिक्षा के उद्देश्यों को पाने के लिए, ठीक है, शिक्षा के लक्ष्य तक पहुँचने के लिए, ठीक है, जो आपका सिलेबस है, ठीक है, जो आपका पाठ्यक्रम है, इसको पूरा करने के लिए, ठीक है, मान लीजिए इसको पूरा करने के लिए हम जिन अध्ययन परिस्थितियों से गुजरते हैं, जो अध्ययन परिस्थितियों से गुजरते हैं, जो अनुभव करते हैं, जो क्रियाएं करते हैं, उसे क्या कहते हैं? पाठ्यचर्या कहते हैं। पाठ्यचर्या में शिक्षण के ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक तीनों पक्ष शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई। जैसे हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कि पाठ्यचर्या का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, पाठ्यचर्या क्यों जरूरी होती है, क्यों इम्पोर्टेंट होती है, क्यों बनाते हैं हम पाठ्यचर्या। ठीक है, तो मान लीजिए हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति की जो आवश्यकताएं होती हैं अपनी पर्सनल होती हैं और अलग अलग होती हैं। ठीक है, जब उसकी आवश्यकताएं अलग होती हैं तो उसके उद्देश्य भी अलग होते हैं। ठीक है, उसके उद्देश्य कैसे अलग होते हैं कि मान लीजिए हमारी आवश्यकताएं खाने की हैं। ठीक है, तो हमारा उद्देश्य क्या होगा कि हमको पैसा कमाना है खाने के लिए। ठीक है, लेकिन यदि किसी की आवश्यकताएं और दूसरी हैं, कपड़े की हैं, तो हम अपनी कपड़े की, तो हमारा उद्देश्य होगा कि हम कपड़ों को कैसे पाएं। ठीक है, तो उसके लिए हम कुछ क्या, उसके लिए भी पाठ्यचर्या, लेकिन यहाँ पे हमको शैक्षिक रूप में पढ़ना है। ठीक है, तो अपने उद्देश्य के अनुसार, ठीक है, हर व्यक्ति की अपनी आवश्यकताएं होती हैं, राष्ट्र की आवश्यकताएं होती हैं, समाज की अपनी आवश्यकताएं होती हैं, लेकिन हम समाज की आवश्यकताओं को, अपनी राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ठीक है, पूरा करने के लिए पूरा कैसे करते हैं? विद्यालय के माध्यम से, पाठ्यचर्या के माध्यम से। अब ये चीज़ समझिए कि हम अपने राष्ट्र की और समाज की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करते हैं, पाठ्यचर्या के माध्यम से या विद्यालय के माध्यम से। ठीक है, मान लीजिए हमारा कोई उद्देश्य है, ठीक है, हमको सभी को साक्षरता देनी है। हमारा उद्देश्य क्या था? हमको सभी बच्चों को, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को साक्षरता प्रदान करनी है, उनका सकल नामांकन बढ़ाना है। ठीक है, तो हमारा उद्देश्य ये था, तो हम ऐसे तो ये चीज़ कर नहीं सकते थे, तो हमने ये विद्यालय लेवल पर हमने शिक्षा में इसके उद्देश्यों को, तो जो हमारे राष्ट्रीय उद्देश्य हैं, जो हमारे सामाजिक उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों के हिसाब से हम अपने विद्यालय जो पाठ्यचर्या होगी उसमें ऐसे विषयों को शामिल करेंगे, ऐसे सिद्धांतों को शामिल करेंगे, ऐसी क्रियाओं को शामिल करेंगे जिनसे क्या हो कि हमारे सामाजिक एवं राष्ट्र के उद्देश्य पूरे हों। ठीक है, कैसे? जैसे हम कहते हैं ना कि हमारी भविष्य का निर्माण हमारी क्लास में हो रहा है, क्लासरूम में हो रहा है, हमारी भारत की कक्षाओं में हो रहा है। ठीक है, या कहते हैं जॉन डीवी कहती हैं कि विद्यालय ही समाज का लघु रूप है। विद्यालय ही समाज का लघु रूप है। कैसे है? क्योंकि यहाँ पे जो परिस्थितियाँ, जो चीज़ें हम बच्चे को दिखाते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, वही समाज में जाकर वो वास्तविक रूप में उन चीज़ों को देखता है, वास्तविक रूप में उन चीज़ों को समझता है। जो कि यहाँ पे मान लीजिए हमारी शिक्षा के उद्देश्य में जो हम हिस्ट्री शामिल करते हैं, ठीक है, विषयों में हम हिस्ट्री शामिल करते हैं या पॉलिटिक्स शामिल करते हैं या मान लीजिए गणित शामिल करते हैं, तो क्यों करते हैं? इनका हमारा उद्देश्य होता है। ठीक है, पाठ्यचर्या में हम ये चीज़ें शामिल क्यों करते हैं? इनका हमारा उद्देश्य होता है। ठीक है, पाठ्यचर्या के अंतर्गत आप ये नहीं कहेंगे केवल शिक्षण नीतियाँ, पाठ्यचर्या के अंतर्गत दोनों आ रहे हैं, सिलेबस और करिकुलम, दोनों चीज़ें आ रही हैं। क्योंकि
जो करिकुलम आपको बताया ये बृहद रूप है, और जो पाठ्यक्रम है आपका, जो सिलेबस है, ये आपका अंश रूप है, छोटा रूप है। तो ये मत समझिए कि मैडम पाठ्यचर्या की बात कर रही हैं तो केवल क्रियाओं की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे केवल क्रियाओं की, यहाँ पे जो सिलेबस है, जिस सिलेबस को पूरा करने के लिए हम जो क्रियाएँ करते हैं, जो अनुभव लेते हैं, उनको पूरे क्रम को करिकुलम कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे शिक्षा के उद्देश्य हैं, तो हम उसमें बच्चे को हम जो पॉलिटिक्स सिखाते हैं, हिस्ट्री सिखाते हैं, साइकोलॉजी सिखाते हैं, गणित सिखाते हैं, क्यों सिखाते हैं? ऐसे ही हम इन विषयों को नहीं रख देते हैं। क्यों रख देते हैं? क्योंकि हमारा कुछ उद्देश्य होता है, हमारे समाज के, हमारे राष्ट्र के उद्देश्य होते हैं कि हमें अपने देश के बच्चों को अपनी संस्कृतियों से जोड़े रखना है। ठीक है, अपने जो इतिहास से जोड़ के रखना। इसीलिए हम बच्चों के विषयों में पाठ्यक्रम में क्या रखते हैं? हिस्ट्री को, इतिहास को रखते हैं। ठीक है, सिविक्स को रखते हैं, नागरिक शास्त्र को रखते हैं। क्यों? कि मूल अधिकारों का बच्चों को पता चलता है। ये हमारा उद्देश्य होता है। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम पाठ्यचर्या का निर्माण करते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि वर्तमान में किसी भी व्यक्ति की, हर व्यक्ति की अपनी अपनी आवश्यकताएं होती हैं, और आवश्यकताओं के हिसाब से बच्चे के उद्देश्य होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अपने उद्देश्य होते हैं। यदि मान लीजिए हमारा जो हमारी मुख्य रूप से आवश्यकता होगी, तो हमारा उद्देश्य भी वही होगा। ठीक है, उसी के हिसाब से हमारा उद्देश्य होगा। तो यहाँ पे जो पाठ्यचर्या निर्माण की जाती है, पाठ्यचर्या हमारे समाज के, हमारे राष्ट्र के उद्देश्यों को देखते हुए पाठ्यचर्या में उन्हीं विषयों को, उन्हीं क्रियाओं को शामिल किया जाता है। क्योंकि वो उद्देश्य हम कैसे पूरे कर सकते हैं? उन उद्देश्यों को हम विद्यालय के माध्यम से ही पूरा कर सकते हैं। इसीलिए हम विद्यालय की जो पाठ्यचर्या होती है, उसमें हम उन विषयों को, उन क्रियाओं को शामिल करके अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद आपकी आती है कि उन उद्देश्य को, मान लीजिए हमारा क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो उस उद्देश्य का हमको पता कैसे चलेगा कि हमारा क्या उद्देश्य है? इसके लिए या तो हम सर्वेक्षण करेंगे। ठीक है, सर्वेक्षण करेंगे, मान लीजिए सर्वे करेंगे। ठीक है, मान लीजिए सर्वे करेंगे कि हमको कैसे पता चलेगा कि क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। ठीक है, या हम क्या करेंगे? फील्ड स्टडी करेंगे। ठीक है, फील्ड स्टडी करेंगे। फील्ड स्टडी करेंगे, इससे हमको क्या पता चलेगा कि हमारा उद्देश्य क्या है। ठीक है, हमको पाठ्यचर्या में क्या शामिल करना है। यहाँ पे हम पाठ्यचर्या की संकल्पना की तो बात कर रहे हैं कि पाठ्यचर्या की जो संकल्पना होती है क्या होती है, तो कि हमारे उद्देश्यों को, हम शिक्षा के उद्देश्यों को कैसे उनको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ पॉइंट लिख देते हैं कि पाठ्यचर्या की संकल्पना के अंतर्गत जो कुछ पॉइंट आते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम लिख दिया करिए पॉइंट। ठीक है, तो पाठ्यचर्या द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति होती है। ठीक है, पाठ्यचर्या द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति होती है। ठीक है, इसके द्वारा छात्र और अध्यापक आपस में जुड़े रहते हैं। जो पाठ्यचर्या होती है, छात्र को और अध्यापक को जोड़े रखती है। ठीक है, पाठ्यचर्या के माध्यम से छात्रों के मानसिक, शारीरिक, नैतिक तथा सांस्कृतिक, संवेगात्मक, आध्यात्मिक तथा सामाजिक प्रयास करता है। पाठ्यचर्या द्वारा छात्र को जीवन जीने की शिक्षा प्राप्त होती है। ठीक है, पाठ्यचर्या द्वारा छात्र को जीवन जीने की शिक्षा प्राप्त होती है।
शिक्षा प्राप्त होती है। ठीक है, इससे क्या होता है, अध्यापकों को दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आप खुद आती हैं, लेकिन फिर भी हम एक पॉइंट बाय पॉइंट लिखवा दे रहे हैं। ठीक है, पाठ्यचर्या द्वारा अध्यापकों को दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं। ठीक है, छात्रों का लक्ष्य निर्धारित होता है। ठीक है, छात्रों के लक्ष्य निर्धारित होते हैं पाठ्यचर्या के माध्यम से। ठीक है, छात्रों का लक्ष्य निर्धारित होता है। जिनसे क्या होता है, एकाग्रता आती है। ठीक है, एकाग्रता आती है। एकाग्रता आती है कैसे, क्योंकि वो नियमित होकर अपनी पाठ्यचर्या का पालन करते हैं। ठीक है, नियमित होकर, आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ठीक है, कुछ पॉइंट हमने यहाँ पे लिख दिए कि पाठ्यचर्या द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति होती है। ठीक है, कैसे पूर्ति होती है कि शिक्षा के उद्देश्य क्या है, हमको कैसे पता चलता है हमको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो ये कैसे, सिलेबस के अकॉर्डिंग, पाठ्यचर्या के अकॉर्डिंग ही तो पता चलता है कि हमको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन कौन सी क्रियाएँ करनी है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। मतलब कि पाठ्यचर्या में क्या शामिल होता है कि हमारे विषय के साथ साथ क्या क्रियाएँ भी शामिल होती हैं कि हम किन क्रियाओं को कर रहे हैं। ठीक है, पाठ्यचर्या छात्र और अध्यापक को एक साथ जोड़े रखती है। किस तरीके से, क्योंकि पाठ्यचर्या के माध्यम से ही एक टीचर और एक स्टूडेंट्स आपस में जुड़े होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स पढ़ रहा होता है और टीचर उसको बताता है कि क्या पढ़ना है आपको। ठीक है, तो ये आपस में पाठ्यचर्या ही एक ऐसी मुख्य रूप से बिंदु है जो दोनों को जोड़ के रखती है। ठीक है, पाठ्यचर्या के माध्यम से छात्रों के मानसिक, शारीरिक, नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक तथा सामाजिक विकास के लिए प्रयास किया जाता है। मान लीजिए हमको बच्चे का शारीरिक विकास करना है तो हम अपनी पाठ्यचर्या में क्या पीटी शामिल कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हमको बच्चे का व्यक्तिगत विकास करना है तो व्यक्तिगत विकास के लिए क्या हम उसमें कुछ क्रियाएं शामिल कर देते हैं, कुछ कार्यक्रम जो अनुभव के माध्यम से जो बालक स्वयं करके सीखता है तो उससे क्या होता है, उनका व्यक्तिगत विकास होता है। ठीक है, सामूहिक या सांस्कृतिक विकास से, मान लीजिए कि सांस्कृतिक विकास से जो हमारे विषय वस्तु है, जो हमारे पाठ्यक्रम है, उसमें क्या जो सांस्कृतिक विषय होते हैं। ठीक है, सांस्कृतिक विषय होते हैं, सामाजिक विषय होते हैं। इससे हमको क्या पता चलता है, हमारी संस्कृति का एवं समाज का पता चलता है। तो हमारा क्या ज्ञान होता है, व्यक्तिगत, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास भी होता है। क्योंकि जब बच्चे आपस में एक साथ रहते हैं, एक साथ अपने नियमों का पालन करते हैं, पाठ्य क्रिया करते हैं और पठन करते हैं, तो उनमें क्या एकाग्रता आती है। क्यों, क्योंकि वो सभी लोग मिलजुल कर अपनी पाठ्यचर्या को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ रहे हैं साथ में मिलजुल कर, तो इसलिए उनमें क्या एकाग्रता भी आती है। ठीक है, पाठ्यचर्या द्वारा छात्र को जीवन जीने की शिक्षा प्राप्त होती है। पाठ्यचर्या के माध्यम से छात्र को जीवन जीने की शिक्षा प्राप्त कैसे होती है, क्योंकि स्कूल में हमको क्या सिखाया जाता है, बड़ों का आदर करिए। ठीक है, जाइए, आपको एक टाइम टेबल होता है, आपको बेल बजती है, आपको कोई बोलता नहीं है कि आप क्लास में जाइए, आपको मालूम होता है कि बेल बजती है और आप क्लास में अपने चले जाते हैं। अब ये टाइम हो गया छुट्टी का, अब हमारा पढ़ाई का टाइम है, तो एक जीवन जीने की कला सिखाती है। तो टाइम टेबल कैसे आप अपने वास्तविक जीवन में बाद में बनाते हैं, तो ये कहाँ से शुरुआत होती है। ये जो नियम सिखाए जाते हैं, ये जो हमको सिद्धांत सिखाए जाते हैं, हमको कहते हैं कि गुरुओं के पैर छूइए या नमस्ते करिए, उनसे आदर से बात करिए, अच्छे से बात करिए। तो ये क्या, ये चीज़ें हमको विद्यालय में ही सिखाई जाती हैं, जो कि बाद में बच्चे, स्टूडेंट्स अपने वास्तविक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में इनका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो पाठ्यचर्या द्वारा छात्र को जीवन जीने की शिक्षा प्राप्त होती है। तो ये सारे पॉइंट्स मैं जो आपको बता रही हूँ, ये सारे आपको पहले से आते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा केवल अंडरस्टैंडिंग लेवल पर समझने की आपको ज़रूरत है, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो कुछ अलग से। यदि थोड़ा सा भी आप डीपली और अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे, समझ के पढ़ाई, केवल हमको रटना नहीं है जो हम अभी तक करते आए हैं बीएड में और एमएड में। ठीक है, हमको रटना नहीं है, थोड़ा सा समझ के पढ़ाई करिए। इसके क्वेश्चंस भी हम आपको करवाएंगे तो फिर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद पाठ्यचर्या द्वारा अध्यापकों को दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं। किस तरीके से, पाठ्यचर्या ही तो एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से टीचर्स को पता चलता है कि क्या पढ़ाना है हमको। यदि पाठ्यचर्या नहीं होगी तो उसको कैसे पता चलेगा कि हमको 1 क्लास के स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाना है, 2 क्लास के स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाना है, 3 क्लास के स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाना है।
पाठ्यचर्या ही तो है जो टीचर्स को बताती है कि आपको क्या पढ़ाना है स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स को भी पता चलता है, छात्रों को भी पता चलता है कि हमको क्या पढ़ना है एक क्लास में। मान लीजिए एक क्लास यदि पाठ्यचर्या ना हो तो उसको पता ही नहीं चलेगा हमको ये चीज़ें एक क्लास में पढ़नी है या 2 क्लास में पढ़नी है या 3 क्लास में पढ़नी है। ठीक है, इसके बाद छात्रों का लक्ष्य निर्धारित होता है जिनसे एकाग्रता आती है। तो सीधी सी बात यही है कि जो आपका पाठ्यचर्या है ये एक लक्ष्य है, ठीक है, जो छात्रों को पूरा करना होता है। मान लीजिए एक क्लास के लिए जो आपकी पाठ्यचर्या है तो वो आपका क्या है, लक्ष्य है, या 2 क्लास के लिए आपकी पाठ्यचर्या है तो वो आपका क्या है, लक्ष्य है। तो इस लक्ष्य को छात्रों को पूरा करना होता है। ठीक है, छात्रों के लक्ष्य निर्धारित होते हैं जिनसे उनमें क्या होती है, एकाग्रता आती है। ठीक है, जो कि वे छात्र सारे नियमित रहकर कार्य करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो नियमित होकर कार्य करते हैं, सारे लोग नियमों को मानते हैं और स्टूडेंट्स के साथ एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, एक दूसरे के साथ क्रियाएं करते हैं, अनुभव सीखते हैं, क्रियाओं के माध्यम से कार्य करते हैं। और अपनी जो शिक्षा का लक्ष्य है, मान लीजिए एक फर्स्ट क्लास उसको पूरा करना है तो अपने शिक्षा के उद्देश्य को, लक्ष्य को पूरा करते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि क्या है ये। ठीक है, इसके संबंध में आपका जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है उन्होंने कहा है, बताते हैं कि जिससे आपकी जो पाठ्यचर्या का कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 1953। ठीक है, जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है इसने कहा है कि पाठ्यचर्या का अर्थ केवल उन सैद्धांतिक, पाठ्यचर्या का अर्थ केवल उन सैद्धांतिक विषयों से नहीं है जो विद्यालय में परंपरागत रूप से पढ़ाए जाते हैं, अपितु इसमें अनुभवों की संपूर्णता भी निहित है जिसमें बालक विद्यालय, कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कार्यशाला तथा खेल के मैदान एवं शिक्षक और शिक्षार्थियों के अनगिनत संपर्कों में आता है, अनगिनत संपर्कों से प्राप्त करता है। ठीक है, प्राप्त करता है। इस प्रकार संपूर्ण विद्यालय, ठीक है, इस प्रकार संपूर्ण विद्यालय का जीवन, ठीक है, विद्यालय का जीवन पाठ्यचर्या बन जाता है।
ठीक है। तो ये चीज़ देखिए कि पाठचर्या का जो अर्थ बताया है, जो संकल्पना बताई है आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, कि पाठचर्या का अर्थ केवल उन सैद्धांतिक विषयों से नहीं है जो जो विषय हमको पढ़ाए जा रहे हैं, केवल पाठचर्या का अर्थ केवल उन विषयों से नहीं है, उन सैद्धांतिक विषयों से नहीं है जो विद्यालय में परंपरागत रूप से हमको पढ़ाए जाते हैं, जो हम एक बैग लेके जाते हैं स्कूल में और जिन किताबों को हम पढ़ते हैं। पाठचर्या का अर्थ उनसे भर मतलब नहीं है, ठीक है। अब तो इसमें अनुभवों की संपूर्णता निहित है। जो काम हम विद्यालय में करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, ठीक है, जो भी हम कार्य करते हैं जिसमें बालक का विद्यालय, कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कार्यशाला तथा खेल के मैदान एवं शिक्षक और शिक्षार्थियों के अनगिनत संपर्कों से प्राप्त करता है, ठीक है। जो अनगिनत संपर्क, जो कई क्रियाएं होती हैं, अनगिनत ऐसी क्रियाएं होती हैं जो हम अपने विद्यालय में करते हैं, ठीक है। मान लीजिए उसका कोई उपयोग नहीं है, फिर भी हम सीखने के लिए कुछ सही क्रियाएं करते हैं, कुछ गलत क्रियाएं करते हैं, ठीक है। तो अनगिनत संपर्कों से प्राप्त करता है। संपूर्ण विद्यालय का जीवन पाठचर्या बन जाता है, ठीक है। तो जो संपूर्ण पूरा का पूरा जो हमारा विद्यालय का जीवन होता है वो क्या होता है? पाठचर्या होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्या है आपका, ठीक है। एक छोटी सी डेफिनेशन और लिख देते हैं हम यहाँ पे, गुरवेकर, ठीक है, गुरवेकर के अनुसार, गुरवेकर के अनुसार गुरवेकर क्या कहते हैं कि पाठचर्या एक ऐसा क्रम है, पाठचर्या एक ऐसा क्रम है, पाठचर्या एक ऐसा क्रम है जो किसी व्यक्ति को स्थान पर पहुंचने के लिए तय करना पड़ता है। ठीक है। गुरवेकर कहते हैं कि पाठचर्या एक ऐसा क्रम है जो किसी व्यक्ति को स्थान पर पहुंचने के लिए तय करना पड़ता है। मान लीजिए हमको किसी स्थान पर जाना है तो उसके अंतर्गत हम जो भी क्रियाएं करेंगे वो सब हमारी पाठचर्या में सम्मिलित होंगी। तो ये चीज़ आपको बहुत समझ में आ गई होगी अच्छे से कि पाठचर्या के द्वारा हम अपनी शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करते हैं, शिक्षा के लक्ष्यों को पूरा करते हैं, शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। जो पाठचर्या है मुख्य रूप से शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। ठीक है। पाठचर्या के माध्यम से ही हम छात्र का मानसिक, शारीरिक, नैतिक, सामवेगिक विकास भी करते हैं। ठीक है। इसके द्वारा छात्रों को जीवन जीने की शिक्षा प्राप्त होती है। ये सारी चीज़ें हम आपको बता चुकी हूँ। ठीक है। अब हम बात करते हैं पाठचर्या के सिद्धांत। पाठचर्या के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम। तो पहला सिद्धांत, इसमें आपके कई सिद्धांत दिए हुए हैं। देखिए सिद्धांत क्या है कि हम सीधा सा इसमें रख सकते हैं कि पाठ्यक्रम बनाने के लिए हमको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में देनी चाहिए। ठीक है। पाठ्यक्रम बनाने के लिए हमको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में देनी चाहिए, इन्हीं को यहाँ पे सिद्धांत के रूप में लिख दिया है। तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट करके बता देंगे आपको कि अतीत को जानने या सुरक्षित रखने का सिद्धांत। ठीक है। अतीत को जानने या सुरक्षित रखने का सिद्धांत, ये आपके बहुत सारे दिए हुए हैं। ठीक है। अतीत को जानने या सुरक्षित रखने का सिद्धांत, तो ये आपके बहुत सारे दिए हुए हैं इसलिए, लेकिन इनमें पॉइंट बाई पॉइंट है, कुछ है नहीं। ठीक है। अतीत को जानने या सुरक्षित रखने के सिद्धांत से मतलब है कि हमको पाठ्यक्रम का, जो हम अपनी पाठ्यचर्या बना रहे हैं, तो उसके स्कूलों में इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने अतीत से भी कुछ सीखना चाहिए, अतीत को नहीं भूलना चाहिए कि जो प्रेजेंट टाइम में जो चीज़ें हो रही हैं पिछले टाइम से उनका क्या लेना देना है, क्यों जुड़ी है। जो पिछले टाइम में, अतीत में जो काम हुए थे, ऐसे काम जिनसे हमको क्या फ़ायदा हुआ और क्या हानि हुई। ठीक है। तो अतीत से जैसे हमारी जो संस्कृतियाँ होती हैं, जो हमारी प्रथाएँ होती हैं, सामाजिक स्तर से, सांस्कृतिक स्तर से जो कार्यक्रम होते हैं, तो अतीत को हमें उनसे अपने पाठ्यक्रम में
जोड़ना चाहिए। ठीक है, मतलब कि क्या सही हुआ क्या गलत हुआ इस चीज़ को देखते हुए कि किस चीज़ से हमको लाभ हुआ किस चीज़ से हानि हुई, तो उन चीज़ों को वर्तमान में हम ना करें। मान लीजिए अतीत में हमको जिन चीज़ों से हानि हुई तो हम अपने पाठ्यक्रम से या पाठ्यचर्या से उन चीज़ों को हटा देंगे। ठीक है, जो विषय अब हमारे वर्तमान के लिए उपयोगी हैं हम उन विषयों को इसमें रखेंगे। ठीक है, इसके बाद ये कह सकते हैं कि मतलब जो हमारे परंपराएं हैं, ठीक है, या हमारे जो व्यवहारिक मानदंड हैं इनको संरक्षित रखने के लिए, ठीक है, परंपराएं हैं, जो ज्ञान है और जो हमारे व्यवहारिक मापदंड है इनको संरक्षित रखने के लिए हमको अपने अतीत से जुड़े रहना चाहिए। यदि हम इनका अपनी जो हमारी मान्यताएं हैं, जो हमारी रूढ़ियाँ हैं, जो हमारी प्रथाएँ हैं, जो हमारी रीत रिवाज हैं, यदि हम उनसे नहीं जुड़ेंगे तो क्या होगा कि जो हमारी सभ्यता है ये समाप्त हो जाएगी। तो हमें अपने वर्तमान से और जुड़े रहने के लिए हमको अपने अतीत को जानना चाहिए। ठीक है, अतीत को जानने या सुरक्षित रखने का सिद्धांत, तो हमको अपने अतीत से जुड़े रहने चाहिए तथा अतीत की चीज़ों को भी ध्यान देना चाहिए कि कौन सी चीज़ें सही हुई हैं तथा कौन सी चीज़ें गलत हुई हैं। इसलिए कहते हैं कि परंपराओं, प्रथाओं को जानने के लिए, ठीक है, परंपराओं प्रथाओं को जानने के लिए हमको अपने पाठ्यचर्या में इनको इन्वॉल्व करना चाहिए। ठीक है, जानने के लिए पाठ्यचर्या में इनका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना चाहिए, या इनका अपने जो हमारी परंपराएं हैं, जो प्रथाएं हैं, इनका ध्यान रखते हुए वर्तमान में पाठ्यचर्या के निर्माण के लिए अतीत को जानने की परम आवश्यकता है। इनको ध्यान में रखते हुए पाठ्यचर्या का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, मतलब कि जो हमारी परंपराएं हैं, जो प्रथाएं हैं, इनको जानने के लिए हमें अपनी पाठ्यचर्या में इनको स्थान देना चाहिए कि जो अतीत टाइम में, जो हमारे पुराने टाइम में जो परंपराएं थी वो कैसी थी, कैसे पता चलेंगे। यदि हमारे पाठ्यचर्या में, हमारे सिलेबस में ये चीज़ें होंगी ही नहीं, बच्चों को हम पढ़ाएंगे ही नहीं, तो हमको कैसे पता चलेगा कि पुराने टाइम में चीज़ें कैसी होती थी। तो ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया। अगला पॉइंट है जीवन की उपयोगिता से संबंधित सिद्धांत। उपयोगिता से संबंधित होने का सिद्धांत। ठीक है, जीवन की उपयोगिता से संबंधित, ठीक है, जीवन की उपयोगिता से संबंधित होने का सिद्धांत। तो हमारी जो पाठ्यचर्या है उसमें बालकों को ऐसे विषयों को पढ़ाया जाना चाहिए जिनसे बालक अपनी जीवन में उपयोगिता ले सके। ठीक है, जो उसके जीवन में उपयोगी हो, ऐसे विषयों को पढ़ाना चाहिए कि जो उसके वास्तविक जीवन में उन विषयों का होना जरूरी हो, उनसे आगे उसको उपयोग करेंगे और उससे उनको ज्ञान मिलेगा। मतलब कि ऐसे पुराने विषयों को इनके सिलेबस से, करिकुलम से हटा देना चाहिए जिनका हमारे बालकों के जीवन में कोई उपयोग नहीं है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि पाठ्यचर्या में उन्हीं विषयों को स्थान दिया जाना चाहिए जो बालकों के भावी जीवन में काम आ सकें। ठीक है, ऐसे विषयों को ही स्थान दिया जाना चाहिए जो बालकों के भावी जीवन में काम आ सके। ठीक है, अनुपयोगी विषयों को इनके पाठ्यक्रम से हटा देना चाहिए। ठीक है, एवं पाठ्यचर्या को अलग रखना चाहिए। तो पाठ्यचर्या में ये कहते हैं कि मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, सामाजिकता, को प्रथम स्थान पर रखा जाना चाहिए। ठीक है, रखा जाना चाहिए। इनसे क्या होगा कि बालकों को उपयोगिता के आधार पर पाठ्यचर्या दी जा सकेगी एवं पाठ्यचर्या बालक के भावी जीवन के लिए उपयोगी भी होगी। ठीक है, तो ऐसे विषयों को शामिल किया जाना चाहिए जो बालक के वास्तविक जीवन से उपयोगी। इस तरीके से मतलब है कि यदि हमारे, देखिए, हम लोग बालकों को मैथ पढ़ाते हैं तो क्यों पढ़ाते हैं? ठीक है, कोई सूत्र पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं तो क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि उसका प्रैक्टिकली हमारे जीवन में उपयोग होता है। ठीक है, कोई मैकेनिकल इंजीनियर होता है, कोई इंजीनियर होते हैं, तो इनको प्रैक्टिकली ये करते हैं। मैथ पढ़ाते हैं क्यों पढ़ाते हैं?
क्योंकि आगे चल के कोई व्यक्ति बिजनेस करेगा या मान लीजिए सर्विस करेगा या नहीं भी करेगा तो अपना जो घर का काम चलाने के लिए बाहर मार्केट से कोई चीज़ों को खरीदने जाएगा तो उसको मैथ की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे विषयों को पढ़ाना चाहिए कि जिससे उसके ऐसे ही विषयों को उसके पाठ्यचर्या में शामिल करना चाहिए जो वास्तविक जीवन से उसके उपयोगी हो। ठीक है, इसके बाद अगला आता है रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्तियों का सिद्धांत। ठीक है, रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्तियों का सिद्धांत। तो पाठ्यचर्या में ऐसे विषयों को भी शामिल किया जाना चाहिए जिससे जो बच्चे की रचनात्मक एवं जो सृजनात्मक शक्तियां हैं इनका विकास हो सके, क्रिएटिविटी बढ़ सके। मतलब कि उनको ऐसे अवसर देने चाहिए, ऐसी क्रियाशीलता, ऐसे कार्यक्रम आयोजन करने चाहिए जिससे उनकी क्या हो, क्योंकि बच्चों की कार्य करने की क्षमता और रुचि, इंटरेस्ट अलग अलग होती है, तो उनको उनके हिसाब से ऐसे कार्यक्रम करने का मौका देना चाहिए, ऐसे कार्यों को करने का अवसर देना चाहिए जिससे उनमें क्या हो कि रचनात्मकता एवं सृजनात्मकता की जो शक्तियाँ होती हैं, उनके जो गुण हैं, उनको वो अच्छे रूप से विकसित कर सकें। ठीक है, इसके बाद चौथा आता है नैतिक एवं उत्तम आदर्शों का सिद्धांत। ठीक है, तो पूरा से पूरा देखिए ये जो सिद्धांत यहाँ पे दे रहे हैं, बता रहे हैं हम, इनका सीधा सीधा यही मतलब है कि इस तरीके का बच्चे की शिक्षा होनी चाहिए, इस तरीके का पाठ्यक्रम होना चाहिए जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, होल डेवलपमेंट हो। जो हम बात करते हैं कि जो शिक्षा का क्या उद्देश्य होता है, बच्चे का सर्वांगीण विकास, और यहाँ पे हम पाठ्यक्रम की जो बात कर रहे हैं ये पाठ्यक्रम शिक्षा के अंतर्गत ही आता है। तो इसीलिए इसका भी मुख्य उद्देश्य यही होगा कि जो बच्चे का होल डेवलपमेंट, पूरा का पूरा सर्वांगीण विकास किया जाना चाहिए। तो इसमें जो भी जो इसके सिद्धांत दिए हुए हैं, यदि हम यहाँ पे आपको नहीं भी पढ़ाएंगे तो आपको पता है कि क्या होते हैं, लेकिन फिर भी हम आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे ये सारी चीज़ों को क्लियर कर दें। ठीक है, तो नैतिक एवं उत्तम आदर्शों का विकास के अंतर्गत आता है कि बालक को हमें एक शिष्ट बालक बनाना है, मतलब उसका शिष्टाचार अच्छा हो, उसका व्यवहार अच्छा हो। तो ऐसे विकास करने के लिए हमको पाठ्यचर्या में नैतिक मूल्यों को जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि पाठ्यचर्या में हम नैतिक मूल्यों को नहीं जोड़ेंगे तो बालक का नैतिक विकास कैसे पॉसिबल होगा। तो पाठ्यचर्या में ऐसे मूल्यों को जोड़ना चाहिए जिससे बालक का नैतिक विकास हो, क्योंकि जो हमारा देश है ये लोकतंत्रवादी देश माना जाता है। तो लोकतंत्र में ये क्या सही है क्या गलत है, कि बालकों को कैसे एक दूसरे के साथ व्यवहार अच्छा करना है, कैसे शिष्ट व्यवहार करना है, कैसे अच्छा व्यवहार करना है, तो इस तरीके को कैसे बालक सीखेगा, स्कूल के माध्यम से ही सीखेगा। स्कूल में यदि पाठ्यचर्या में नैतिक गुणों के विकास की जो पाठ्यचर्या को शामिल नहीं किया जाएगा तो बालक के अंदर नैतिक गुणों का विकास नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए इसमें इम्पोर्टेंट है कि पाठ्यचर्या में हमको ध्यान देना चाहिए कि इसके अंतर्गत हम बालकों की उत्तम आदर्शों का एवं नैतिक विकास उसका कर सके। तो पाठ्यचर्या में इन्होंने कहा है कि हमको क्या शामिल करना चाहिए, समाज, देश एवं परोपकार की भावना। ठीक है, परोपकार की भावना का समावेश होना चाहिए पाठ्यक्रम में। ठीक है, तो तभी बालक का हम नैतिक विकास कर सकते हैं। ठीक है, नैतिक मूल्य क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, ये बालक को कैसे पता चलेगा, जब हमारे सिलेबस में उन चीज़ों को बताया जाएगा, हमारे पाठ्यक्रम में ये चीज़ें जुड़ी होंगी, तभी हमको पता चलेगा कि हमारा नैतिक मूल्य क्या है। ठीक है, हमको किन किन चीज़ों का पालन करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है आपका लचीलेपन का सिद्धांत। ठीक है, लचीलेपन का सिद्धांत से मतलब है कि हम अपने जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, इसमें बालकों की आवश्यकताओं के आधार पर हम इसमें परिवर्तन कर सकें। ठीक है, यदि बालकों को ऐसा नहीं है कि हम बालकों को भले अब उसकी आवश्यकता नहीं है फिर भी हम वो शिक्षा दे रहे हैं, मतलब कि यदि पाठ्यक्रम बदलता रहता, ऐसा नहीं है कि आज पाठ्यक्रम बन गया तो यही हमेशा पाठ्यक्रम चलेगा, क्योंकि देखिए आपका UGC का भी पाठ्यक्रम बदल गया। तो मतलब कि जो बनाने वाले होते हैं, जो पॉलिसी मेकर होते हैं, जो आपका पाठ्यक्रम बनाने वाले होते हैं, उनको
लगता है कि अब ये ज्ञान इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमको इसमें ये परिवर्तन करना चाहिए, ये चीज़ जोड़ना चाहिए। तो पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि जिसमें हम बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार उसमें परिवर्तन कर सकें, कुछ जोड़ सकें एवं कुछ हटा सकें। ऐसा नहीं है कि बस उसमें बोझ युक्त शिक्षा मान लीजिए जो नहीं भी ज़रूरी है वो भी हम पढ़ा रहे हैं। बच्चों पर बोझ नहीं होना चाहिए, बच्चों की शिक्षा ऐसी हो कि जिसमें उनमें इंटरेस्ट के साथ वो पढ़ाई कर सकें। ठीक है, तो पाठ्यक्रम लचीला होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जिससे क्या होता है कि आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकेगी, बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार उसमें परिवर्तन किया जा सके। ठीक है, 6वां पॉइंट है आपका। अगला है आपका विकास एवं प्रगतिशीलता का सिद्धांत। ठीक है, तो आपको पता होगा कि ये सारे पॉइंट देखिए आपके इसी के अंतर्गत आते हैं कि विकास एवं प्रगतिशीलता का सिद्धांत। जो पाठ्यचर्या मुख्य रूप से होती है कि जो हम आपको बता रहे हैं कि एक कोई पाठ्यचर्या हमेशा के लिए नहीं बनाई जाती है, परमानेंट के लिए नहीं बनाई जाती है। तो जो हमारी पाठ्यचर्या बनाई जाती है उसका मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट यही होता है कि हम अपने बच्चों में विकास कर सकें एवं उनकी प्रगतिशीलता कर सकें। तो इसके लिए हमको सदैव पर अपनी पाठ्यचर्या में बदलाव करने चाहिए। ठीक है, भविष्य में जो भी चीज़ें हैं जो परिवर्तन करना चाहिए इस टाइम के हिसाब से उनमें परिवर्तन हम कर सकें, जिससे क्या हो मतलब विकास एवं प्रगतिशीलता का सिद्धांत। यदि हमारे देश में परिवर्तन हो रहा है, हमारी आवश्यकताएं बदल रही हैं, हमारी जो विकास हो रहा है देश का, तो उन आवश्यकताओं के अनुसार मान लीजिए स्वतंत्रता के पहले जो टाइम था उसमें जो सिलेबस क्या था, क्या वो अभी चल रहा है। मान लीजिए स्वतंत्रता के बाद हमारी आवश्यकताएँ बदली तो हमारी शैक्षिक आवश्यकताएँ भी बदली। जब शैक्षिक आवश्यकताएँ भी बदली तो हमें अपने पाठ्यचर्या का भी विकास करना पड़ा। ठीक है, उसकी भी प्रगतिशीलता बढ़ानी पड़ी। ठीक है, मतलब कि किसी भी देश की प्रगति में जो किसी भी देश यदि राष्ट्र का विकास हो रहा है, किसी भी देश का विकास हो रहा है, तो इसमें जो मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट होता है आपकी पाठ्यचर्या मुख्य रूप से रोल अदा करती है। क्योंकि कैसे कि मान लीजिए जो हमारी पॉलिसी बनाई गई, ठीक है 1986 बनाई गई, मान लीजिए पहले 1968 बनाई गई, इसके बाद 1986 बनाई गई, फिर इसके बाद 1992 बनाई गई। तो मतलब कि यदि हम इन चीज़ों को बालक को नहीं बताएंगे, हम अपनी जो प्रगति हमारा देश कर रहा है, जो विकास कर रहा है, उनको यदि हम बालक को नहीं बताएंगे तो हमारे बालकों को कैसे पता चलेगा कि क्या प्रगति का रास्ता है, क्या क्या हमारे राष्ट्र ने प्रगति की है। तो हमें उन सारी चीज़ों को अपनी पाठ्यचर्या में इन्वॉल्व करना चाहिए। पाठ्यचर्या के माध्यम से ही तो छात्रों को पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें विकसित हुई, क्या क्या राष्ट्र ने हमारे विकास किया, क्या क्या हमारी देश में प्रगति हुई और क्या क्या चीज़ें प्रगतिशीलता हुई। ठीक है, तो मतलब कि क्योंकि जो हमारे आज के छात्र हैं, जो हमारे आज के स्टूडेंट्स हैं, वही कल का भविष्य होते हैं। तो उनको वर्तमान समय में पाठ्यचर्या के माध्यम से हम सारी चीज़ों को बताते हैं। ठीक है, इसके बाद होते हैं अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत आपके देखिए बहुत सारे दिए हुए हैं, लेकिन अलग से आपको खुद लग रहा होगा कि इनमें कुछ ऐसा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें यदि हम एक बार पढ़ लें तो आप एक बार, मैं तो यहाँ पढ़ाई हुई हूँ, एक बार आपके पास जो भी बुक हो नहीं है तो गूगल पे जाके इनको एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिए। क्योंकि आपको मैं ये चीज़ कई बार बता चुकी हूँ, जब हम इतना पढ़ते हैं तो हमको इतना सही याद होता है, और जब हम इतना पढ़ेंगे तब हमको इतना याद होता है। क्योंकि हमारे दिमाग की जो एक वो होती है, भूलने की आदत होती है। ठीक है, हैबिट होती है हमारे दिमाग की। हमारा दिमाग एक बार में किसी भी चीज़ को लर्न नहीं करता है। अभी आपको याद हो जाएगा, जैसे ही आप यहाँ से हटेंगे आपको सारी चीज़ें दिमाग से हट जाएंगी। लेकिन यदि आप इनको किताब से एक बार पढ़ लेंगे और एक बार समझ लेंगे तो आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे हमने आपको जो चीज़ें पढ़ा दी, तो आप जब किताब से पढ़ेंगे, किसी भी गूगल से पढ़ेंगे, गूगल में पढ़ेंगे, तो आपको ये चीज़ें अलग नहीं लगेंगी। आपको लगेगा कि हाँ, हम इनको पहले पढ़ चुके हैं। मतलब कि पुराने ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना, जो चीज़ हम करते हैं, तो आप उसको जोड़ेंगे तो आपका जो ज्ञान होगा वो वास्तविक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो अगला पॉइंट था अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत। तो ये चीज़ आपको पहले बता चुकी। यहाँ पे हम जो सिद्धांत है केवल इनमें ये चीज़ की बात कर रहे हैं। वैसे हम इसकी पाठ्यक्रम की जो संकल्पना है आपको पूरी की पूरी बता चुके हैं कि क्या होता है, लेकिन यहाँ पे हम इसमें बात कर रहे हैं कि पाठ्यक्रम में क्या क्या होना चाहिए। ये सिद्धांत आपके बता रहे हैं कि अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत। इससे मतलब है आपका कि पाठ्यक्रम में केवल सैद्धांतिक विषयों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, केवल पाठ्य पुस्तकों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ पे उनके अनुभवों को भी शामिल किया जाना चाहिए। यहाँ पर जो विद्यालय के अंदर वो जो सारी क्रियाएं करते हैं, ठीक है, विद्यालय के अंदर वो जो सारी क्रियाएं करते हैं बालक, उनको भी
उनके भी जो अनुभव होते हैं उनको भी यहाँ पे स्थान दिया जाना चाहिए। जैसे क्या होगा कि जैसे आपके जो खेल के मैदान हो गए, ठीक है, प्रयोगशाला हुई या वर्कशॉप हुई, जो आपके पाठ्यचर्या में बालक द्वारा विभिन्न क्रियाकलापों से अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत से यही मतलब है कि केवल जो आपका पाठ्यक्रम है इसमें केवल सैद्धांतिक विषयों को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, इनमें जो पाठ्यचर्या में शामिल होना चाहिए उन सभी अनुभवों को भी स्थान दिया जाना चाहिए। जो आप खेल के मैदान में, वर्कशॉप में या प्रयोगशाला में जो बच्चे जो क्रियाएँ करते हैं, जो अनुभव प्राप्त करते हैं, उनको भी इसमें स्थान दिया जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपका 8वां पॉइंट है, यहीं पे लिख देते हैं, खाली समय के सदुपयोग का सिद्धांत। खाली समय के सदुपयोग का सिद्धांत, ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में दी हुई है, इसलिए हमको पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, खाली कि यहाँ पे हमको केवल सारा का सारा पाठ्यक्रम, सिलेबस, करिकुलम से ही सारी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि क्या होता है। अभी तक आपने पढ़ा है आप लोग, लेकिन आपके पास खुद सिलेबस है, आप खुद एक सिलेबस को पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि सिलेबस क्या होता है। ये सारी चीज़ें सिलेबस के अकॉर्डिंग तो आ रही हैं। मतलब खाली समय के सदुपयोग का सिद्धांत, जो हम पाठ्यचर्या बना रहे हैं उसमें हमको ये चीज़ का ध्यान देना चाहिए, जो बच्चों के पास जो खाली समय बच रहा है उनमें भी वो उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, उसका सदुपयोग कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए जो लंच टाइम हो रहा है, मान लीजिए जो कोई पीरियड खाली है, ठीक है, तो पाठ्यचर्या में ऐसी चीज़ों को इन्वॉल्व करना चाहिए कि जैसे कला हो गया, ठीक है, ड्राइंग बनाना हुआ, या खेल कूद हो गया, या कोई अन्य चीज़ें हो गई जिसको खाली समय में बच्चे उन कामों को करें और अपने जो टाइम है उसका सदुपयोग करें। तो इससे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे हमको बच्चे का सार्वभौमिक विकास करना है, सर्वांगीण विकास करना है, सर्वांगीण विकास करना है, तो खाली समय के सदुपयोग के सिद्धांत के अंतर्गत यही आता है कि यहाँ पे बच्चे को ध्यान देना चाहिए कि जो बच्चों के पास खाली समय बच रहा है पाठ्यचर्या में, वो कैसे उनका सदुपयोग कर सकते हैं। जैसे कला के माध्यम से, खेल कूद के माध्यम से, मान लीजिए कोई साहित्य लिखना या साहित्य को पढ़ना, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि उसको भी नॉलेज मिलेगी। ठीक है, अगला है संस्कृति एवं सभ्यता का सिद्धांत। ठीक है, ये सिद्धांत जो हम अभी यहाँ पढ़ रहे हैं, जब हम जो पाठ्यचर्या की जो क्रियान्वयन की जो नीति है आपके सिलेबस में दी गई है, तो यही सारी चीज़ें आएंगी। अब जैसे मान लीजिए हमने सारे सिद्धांत पढ़ लिए, अब हम बात करेंगे कि पाठ्यक्रम बनाने में कौन कौन सी चीज़ें हमको चाहिए, तो यही सारी चीज़ें, यही सारे टॉपिक वहाँ पे भी आ जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ हम पॉइंट बाई पॉइंट करके कर देंगे, और ये सारे सिद्धांत हैं, तो आपको यही सारी चीज़ पढ़नी है। जैसे हमने टीचर एजुकेशन पढ़ाया था, तो टीचर एजुकेशन के अंतर्गत सारी की सारी चीज़ें वही थी, कुछ अलग से नहीं था। ठीक है, तो संस्कृति एवं सभ्यता का सिद्धांत, तो संस्कृति एवं सभ्यता के सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षा का जो मूल उद्देश्य होना चाहिए, ये होना चाहिए कि बच्चों को हम अपनी संस्कृति एवं सभ्यता के बारे में जानकारी दें, उनको उनसे हटाएं नहीं। ठीक है, यदि बच्चों को अपनी संस्कृति एवं सभ्यता के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी तो वो कैसे उनका विकास होगा। तो मतलब पाठ्यचर्या में उन विषयों को शामिल करना चाहिए, ऐसी उन वस्तुओं को शामिल करना चाहिए, उन क्रियाओं को शामिल करना चाहिए जिनके द्वारा बालक अपनी संस्कृति एवं सभ्यता का ज्ञान प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो मुख्य उद्देश्य जो पाठ्यचर्या का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हमें अपनी संस्कृति एवं सभ्यता के विकास की ओर बच्चों को आकर्षित करना चाहिए कि ऐसे विषयों को, ऐसी क्रियाओं को एवं ऐसे जो क्रियाएं हैं एवं जो वस्तुएं हैं उनको शामिल करना चाहिए, जिससे बालकों को अपनी संस्कृति एवं सभ्यता का ज्ञान प्राप्त हो सके। प्रजातांत्रिक भावना के विकास का सिद्धांत, तो इससे तो आप समझ ही रहे हैं कि जो हमारा देश है वो लोकतंत्रवादी देश है, प्रजातांत्रिक देश है, तो हमें अपनी पाठ्यचर्या ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चों के अंदर जनतांत्रिकवादी जो जनतंत्र का विकास हो, मतलब जनतंत्र भावना का विकास हो या प्रजातांत्रिक भावना का विकास हो। ठीक है, अगला इसमें आ जाएगा नवीनता की खोज का सिद्धांत। नवीनता की खोज के सिद्धांत से मतलब है कि वर्तमान समय में जो नया ज्ञान है, जो नया ज्ञान आ रहा है बच्चों के विकास में, वो किस तरीके से सहायक है। तो हमको इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि हम अपने बच्चों को नए ज्ञान को, जो भी नए ज्ञान है, नए ज्ञान से हम अपने बच्चे को कैसे सिखा सकते हैं, तो हमें उसकी पाठ्यचर्या में जोड़ना चाहिए, पाठ्यचर्या में शामिल करना चाहिए बालकों को, मतलब कि नवीन ज्ञान को भी स्थान दिया जाना चाहिए। पाठ्यचर्या जो बनाए हम उसमें नवीन ज्ञान को भी स्थान दिया जाना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, बालकों के विकास में सहायता होगी। ठीक है, सहसंबंध का सिद्धांत,
सहसंबंध का सिद्धांत से मतलब है कि जो हम बालकों को पढ़ा रहे हैं उनके पूर्व अनुभव से जोड़कर भी पढ़ाएं। मान लीजिए एक क्लास में हमने उनको ABCD पढ़ा दी और सेकंड क्लास में सीधा टेंस समझा दिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके ज्ञान के आधार पर जो ज्ञान हमने उनको फर्स्ट में दिया है उसी को जोड़ते हुए, ठीक है, उसी ज्ञान से रिलेटेड हमको उनके आगे जोड़ना है। तो मतलब कि सहसंबंध का सिद्धांत जो पाठ्यक्रम में होना चाहिए, जो पाठ्यचर्या में जो विषय होनी चाहिए वो एक दूसरे की शिक्षा के आधार पर होना चाहिए। विषयों के संबंधित न होने पर पाठ्यचर्या की प्रभावशीलता समाप्त हो जाती है। तो बालक को सहसंबंध के आधार पर पाठ्यचर्या बताई जानी चाहिए। मतलब जो विषयों को हम पढ़ा रहे हैं वो आपस में एक दूसरे से कैसे कनेक्ट है, ठीक है। और हम जो पाठ्यक्रम जो बच्चों को दे रहे हैं, सिलेबस उनका बना रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए एक क्लास में हमने आपको बताया कि हमने मान लीजिए उनको छोटा बड़ा सिखाया और पूरा सेकेंड क्लास में उनको पूरी हिस्ट्री सिखा दें, हिस्ट्री उनके पाठ्यक्रम में, तो क्या वो सीख पाएंगे? इससे क्या होगा कि उनकी जो उसमें वो होगी पूरा उनका विकास ही रुक जाएगा। तो हम जो सिखा रहे हैं, मान लीजिए ABCD सिखाया, तो आगे सेकंड क्लास में हम उनसे रिलेटेड कुछ मीनिंग्स रख देंगे जो भी होगा उसके पूर्व ज्ञान से रिलेटेड होगा। ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट में हमने कुछ और सिखाया और आगे पूरा अलग ही रख दिया। जो भी ज्ञान होगा उनके सहसंबंध का सिद्धांत होगा, ठीक है। सर्वांगीण विकास का सिद्धांत, ये तो आप समझ ही रहे हैं कि बालक का जो मुख्य रूप से शिक्षा का उद्देश्य होता है यही होता है कि बालक का सर्वांगीण विकास करना। पाठ्यचर्या ऐसी हो जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो सके, ठीक है। वह हर प्रकार का ज्ञान अर्जित कर सके जिससे अपना शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक, संवेगात्मक तथा नैतिक विकास कर सके, ठीक है। तो हमारी पाठ्यचर्या ऐसी होनी चाहिए जिससे सर्वांगीण विकास में बालक को सहायता हो, तभी हम अपनी शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है। अगला है आपका सामुदायिक जीवन का सिद्धांत। सामुदायिक जीवन से संबंध का सिद्धांत। तो देखिए इससे मतलब है कि जब बालक को हम पढ़ा रहे हैं उससे हमारा सीधा सा रिलेटेड है कि जब बालक को इस तरीके की शिक्षा देनी चाहिए जिससे वो अपने वास्तविक जीवन में उसका उपयोग कर सके, अपने वास्तविक जीवन में उसको परेशानी ना हो। कि सामुदायिक जीवन से संबंध का सिद्धांत से हमारा यहाँ पे मतलब है कि बालक अब जो रहता है वो सामुदायिक जीवन में ही रहता है, सामुदायिक समाज में ही रहता है, कि वहाँ पे उसमें समुदाय में रहता है, कई लोग होते हैं, तो वहाँ पे क्या समस्याएं होती हैं, क्या क्या उसको प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनका सामना बालक को ना करना पड़े। तो ऐसी चीज़ों को पाठ्यक्रम में रखना चाहिए या पाठ्यचर्या में रखना चाहिए जिससे जैसे आपकी प्रथाएं हो गई, संस्कार हो गए, ठीक है, प्रथाएं हो गई, संस्कार हो गए, मान्यताएं हो गई, मान्यताएं हुई, ठीक है, विश्वास, मूल्य एवं मूलभूत आवश्यकता, ठीक है, मूलभूत जो हमारी समस्याएं होती हैं, ठीक है। तो इन समस्याओं को हम अपने समाज में देखते हैं, तो पाठ्यचर्या में इन चीज़ों को शामिल करना चाहिए, इनकी जानकारी बालकों को देनी चाहिए कि जिससे वो अपने सामुदायिक जीवन में परेशानियों का सामना ना करें, ठीक है, ठीक है। अगला है आपका संतुलन का सिद्धांत। संतुलन का सिद्धांत में क्या पाठ्यचर्या के अंतर्गत ऐसी चीज़ों को रखा जाना चाहिए, ऐसे विषयों को रखा जाना चाहिए कि जो भी हम विषय रख रहे हैं, जो भी हम सब्जेक्ट पाठ्यचर्या में बच्चे को पढ़ाने के लिए रख रहे हैं, उन विषयों की बराबर रूप से, समान रूप से बच्चे के लिए उपयोगी हो। ऐसा ना हो कि किसी विषय का ज्ञान कम उपयोगी हो और किसी विषय का ज्ञान ज़्यादा उपयोगी। तो मतलब समानता के आधार पर बच्चे को ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए जिससे बच्चे समान रूप से ज्ञान प्राप्त कर सकें। जो भी विषय रखे हुए हैं उनको समान रूप से इम्पोर्टेंट दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं है यदि हिंदी को हम कम इम्पोर्टेंट दे रहे हैं और गणित और इंग्लिश को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहे हैं, तो यदि हमारे सिलेबस में, हमारे पाठ्यक्रम में हिंदी है तो वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि गणित और इंग्लिश, ठीक है, या साइंस, ठीक है। तो अगला, तो इसी में इसके संतुलन का सिद्धांत, ठीक है। अगला है आपका शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति का सिद्धांत। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति का सिद्धांत, ठीक है। मतलब कि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति का सिद्धांत से मतलब है कि हम जो पाठ्यचर्या में जो भी विषय शामिल कर रहे हैं
उनका उद्देश्य मुख्य रूप से शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति होना। तो हम वही उद्देश्य रखेंगे, वही चीज़ों को रखेंगे जिससे हमारा जो वही क्रियाओं को रखेंगे, वही विषय वस्तु को रखेंगे जो हमारी शिक्षा से रिलेटेड होंगी, जो हमारी शिक्षा के उद्देश्यों को पूरी कर रही होंगी। ठीक है, तो क्योंकि हमें यहाँ पे अपनी जो हम पाठ्यचर्या बना रहे हैं वो हम शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही तो बना रहे हैं। तो यहाँ पे मुख्य रूप से इसका क्या मतलब होगा कि यहाँ पे हमको जो पाठ्यचर्या हम बना रहे हैं वहाँ पे हमको ये ध्यान देना चाहिए कि जो भी हम विषय रख रहे हैं, जो भी हम क्रियाएं रख रहे हैं, वो सारी की सारी कैसी होनी चाहिए, हमारे शैक्षिक उद्देश्यों को पूर्ति करने वाली होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या बालक को सामाजिक हितों सामाजिक उसका विकास करते हैं। ठीक है, उसको व्यवसाय के बारे में बताते हैं कि बालक व्यवसाय पर कार्य क्षमता में कैसे निपुण हो। ठीक है, क्योंकि भविष्य में उसको कोई व्यवसाय करना होता है। तो यहाँ पे मतलब कि इस टाइम में जो प्रेजेंट टाइम में हम बालक का सर्वांगीण विकास करते हैं, शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं चारित्रिक विकास को बच्चे की शिक्षा के क्षेत्र में सर्वांगीण विकास हो, जिससे हमारे शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। ठीक है, तो किताबी भाषा से समझिए या चाहे आप मुखाती भाषा से समझिए, अपने माइंड से ये जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें यदि आप बोलेंगी तो आप भी यही बोलेंगे। ठीक है, आप यदि थोड़ा सा सोचेंगे, थोड़ा सा एक बार किसी भी बुक से इन चीज़ों को पढ़ लेंगे तो आप भी यही बोलेंगे जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, इसमें कुछ अलग से नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला आता है चेतना का सिद्धांत। चेतना का सिद्धांत, चेतना का सिद्धांत से मतलब है कि बालकों को, अपने विद्यार्थियों को, छात्रों को पाठ्यचर्या में ऐसी चीज़ों को सिखाया जाए जिससे भविष्य में वो आने वाले प्रेजेंट टाइम में अपने देश के लिए कुछ कर सकें। मतलब कि पाठ्यचर्या में ऐसी चीज़ों को शामिल किया जाए, इस प्रकार के विषयों को शामिल किया जाए, जैसे मान लीजिए भविष्य में कोई घटना घटी है। ठीक है, भविष्य में घटनाओं के विषय में जानकारी दी जा सके, मतलब समाज एवं देश के विकास में बालक सहयोग दे सके। तो इस तरीके से ज्ञान देना चाहिए कि जो हमारे बालकों, जो हमारे देश के लिए, विकास के लिए कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए जो घटनाएं भविष्य में घट गई हैं तो उनकी जानकारी छात्रों को होनी चाहिए कि जिससे अगर भविष्य में उस टाइप का कुछ काम होता है, उस टाइप की कोई घटना होती है, तो वो अपने पूर्व ज्ञान से उस घटना को रोक सकें, या पहले से ही ऐसी कोई घटना ना हो तो भविष्य उपयोगी ज्ञान, यदि उसको पहले से उस ज्ञान की प्राप्ति होगी तो भविष्य में उसका जो ज्ञान होगा वो उपयोगी होगा, उस प्रकार की घटना भविष्य में नहीं घटेगी। तो यहाँ पे सीधा सा मतलब है कि बालक को भविष्य उपयोगी ज्ञान, जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। ठीक है, चेतना के सिद्धांत के अंतर्गत है कि भविष्य उपयोगी जानकारी प्रदान करना। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आपका यूनिट 1 का पार्ट ए है। यहाँ पे हमने पाठ्यचर्या की संकल्पना तथा सिद्धांत, कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो हमारे ये पूरे हो गए हैं। अगला हम आगे का टॉपिक करेंगे कल के वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।